Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concepts which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the series of questions will make your journey of preparation a bit easy and more comfortable. Now in this particular video, we will discuss about the question related to thermal stresses. Basically इस क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वेरियस PSUs like ISRO, BARC, NPCIL, CIL, WISAC, etc. and mainly for the GATE and ESE. For the GATE and ESE, these questions are very much required. Okay? So इन questions के concept को समझिए और अपनी जर्नी को, प्रिपरेशन की जर्नी को स्मार्टली डील करते हुए सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए. ओके, सो सक्सेस अप्रोच थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन है देखिएगा, ए बार ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ साइड लेंथ L is confined in all directions between rigid supports. If bar is heated uniformly by T degree centigrade, then find the force exerted in any direction. Okay, so figure given है, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्टली एक क्यूबिकल शेप का आपके पास ब्लॉक है. ठीक है, मतलब क्यूबिकल शेप है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल. नाउ मान लीजिए यहाँ पर ये L है. ठीक है, ये भी यहाँ पर L है. क्यूबिकल है तो हमारे पास साइड्स क्या हो गई, सेम हो गई. ठीक है, दिख रहा है L L और L, तो ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी. ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में सिग्मा ऐसे एंड सिग्मा ऐसे. ठीक है, ये तीन सरफेस आपको दिख रही है जिस पर सिग्मा फोर्स लगा हुआ है. पर एक चीज आप सिंपल से बताइएगा कि यहाँ पर अगर सिग्मा फोर्स लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो हमारे पास ये पर्टिकुलर शेप होगी, कौन सी, जो इंटरनल शेप जो आपको बैक साइड में दिखेगी, तो बैक साइड में भी तो यहाँ पर भी इस सरफेस पर भी तो सिग्मा काम कर रहा होगा ना. इस पर भी तो एक ये सिग्मा काम कर रहा होगा ऐसे. ठीक है, इस पर यहाँ पर भी एक सिग्मा ऐसे काम कर रहा होगा. ठीक है, और ऐसे ही इस वाली सरफेस पर देखिएगा, ये जो जा रही है, ये वाली जो सरफेस जा रही है, इस पर बैक साइड में ये ऐसे सिग्मा काम कर रहा होगा, है कि नहीं. ये भी सिग्मा. ये सबका नेचर कैसा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसा दिख रहा है, नेचर ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है कंप्रेसिव. ठीक है, नेचर ऑफ स्ट्रेस फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, कंप्रेसिव. यहाँ जो हमने फिगर के अकॉर्डिंग बात की है. ठीक है, बस इन्हीं चीजों को यहाँ पर समझना है और यहाँ पर फाइनली हमें अचीव करना है कि इतने फोर्स कितना लग रहा है इन पर्टिकुलर सरफेसेस पर. ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, हमें फाइनली इस चीज पर जाना है. तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझने से पहले जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने क्या किया, T डिग्री सेंटीग्रेड इसका इंक्रीज किया. तो T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसमें जो हमने यहाँ सपोर्ट्स की हेल्प से जो सिग्मा प्रोड्यूस की है, ठीक है, उसका जो हम वॉल्यूम है वो कन्फाइंड रखना चाह रहे हैं. मतलब वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है. जो शेप पुरानी थी वो अभी भी पुरानी ही शेप में रहने वाला है. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिन चीजों को आपको समझना है. ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर किसी भी बॉडी का बढ़ता है, जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस की. तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि थर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज सोम में हम क्या मान के चलते हैं, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट. तो यहाँ पर क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर हमने सेल्फ वेट नेग्लेक्ट माना है तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, तो यहाँ पर रिएक्शन कितनी होगी, 0. ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए दो चीजों में इंपॉर्टेंट जो बेसिक डिफरेंस है वो चीज समझिएगा कि एक होता है हमारे पास जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है इसके अंदर, वो अगर बेसिक नॉर्मल स्ट्रेस है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स,
नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट वर्ड था कि एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही, उस एक्सटर्नल फोर्स को ही कंपनसेट करते हुए क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वही इंटरनल फोर्स की वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसके बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। तो अब एक सिंपल सी चीज बताइए मुझे कि अगर इस पर कोई भी एक फोर्स नहीं लग रहा है, पी यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ऐसी तो दिखाते हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स यहाँ पर पी की वैल्यू 0 है, तो रिएक्शन क्या है, 0 है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मैंने आपसे ऐसे बोला कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो मैं नहीं लगा रहा, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर्टिकुलर बॉडी में अगर आप इस पर्टिकुलर बॉडी को हीट अप करते हैं, ठीक है, यहां पर आपने मान लीजिए कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, ठीक है, इस बॉडी को हीट अप किया, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर पहले T1 था, तो T1 से आप T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देते हैं इसका टेम्परेचर, आपने इसे हीट अप किया। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी, आप अपने माइंड में देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, विजुलाइज कीजिएगा कि क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी। इस आइडियल केस में इस सोम के कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि हाँ यहाँ पर हम वेटलेस मानेंगे इस चीज को, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट मानेंगे इस चीज का, तो अब यहाँ पर बताइए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी, नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स तो हम नहीं लगा रहे। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, P = 0, वही तो एक्सटर्नल फोर्स है, वो तो हम नहीं लगा रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर सेंस क्या आता है, टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा एल, आपको पता है ये फार्मूला, एल अल्फा डेल्टा टी, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, वो क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, एल क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिनल लेंथ होता है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट होता है, अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट होता है, और टेम्परेचर जो आपने चेंज किया, ये क्या है यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट इन द सेंस कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि T2 लिखना है यहाँ पर ना, यहाँ पर T2 और T1 में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू लिखनी है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं डेल्टा एल के लिए। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर मैंने इसे एक साइड से फिक्स किया हुआ है, या फिर एक इमेजिनरी एक वर्ड सोचिएगा कि यहाँ पर ये हम फिक्स भी ना करें, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर बॉडी को अगर मैं हवा में रखता हूँ, एक इन द एयर, अगर मैं एयर की बात ना करें कि स्पेस की बात करें, जहां पर एयर का भी इफेक्ट ना लग रहा हो, तो अगर मैं स्पेस में रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो इसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगा। और एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, और 3D में इस डायरेक्शन में भी होगा, है कि नहीं, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसे ऐसे मान लेता हूं, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, तो तीनों डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। इस बॉडी को आप कैसा मान के चलो, 3D में थोड़ा ये मान के चलो अपने माइंड में, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बार मान के चलो, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बार कैसे होगी, एक्सपेंड होगी हर डायरेक्शन में, अगर मैं स्पेस में इस चीज को लेके जाता हूं तो आप जरा स्पेस में सोचिए इसे, अगर जब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं अपनी, बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं एकदम नॉर्मल कंडीशन की, हम सोम के कंडीशन में, तो ऐसी बार को हम क्या मान के चलते हैं, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन स्टडी लेके चलते हैं इसकी। मतलब अगर हमने इसे एक साइड से फिक्स किया हुआ है तो हम ऐसा सोच के चलते हैं कि ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड ना होके सिर्फ और सिर्फ कैसा एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। और लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पर अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ये मानूंगा, ऑब्वियस है, मैंने आपको समझाया हुआ भी है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर अगर लीनियर एक्सपेंशन में इस डायरेक्शन में मानूंगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेंशन आया वो इतना आया, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन आया वो इतना है। क्या इसमें कोई रिएक्शन लग रही थी, जब आप स्पेस में सोच रहे थे इसे, तो क्या इसमें कोई रिएक्शन लग रही थी, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, नहीं ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशंस, ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशन, इसकी जो मोलिकुलर वाइब्रेशन, इसकी जो शेप है, जो डायमेंशंस हैं, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब ये इस कंडीशन में भी डायमेंशन चेंज हो रही है, मतलब ये इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ये न्यू कंडीशन में T1 पर भी स्टेबल है और T2 पर भी स्टेबल है। ये न्यू कंडीशन में जाके स्टेबल हो जाता है। तो इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इसे क्या करना होता है, इसे अपनी डायमेंशंस को चेंज करना होता है। इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इसमें डायमेंशन में चेंज आएगा, तभी ये उस पोजीशन पर स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा तो इसमें कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी। स्ट्रेस क्या होगी, जीरो। ऐसे ही इसमें स्ट्रेस स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो। अब आपसे एक सिंपल सी बात बताइए, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, तो क्या आप इस पर स्ट्रेस बोलोगे, स्ट्रेस क्या बोलोगे, जीरो। तो ये 30 पर जब स्ट्रेस जीरो है और मैं इसे कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर खुद सोचिए कि 50 पर भी तो स्ट्रेस इसकी जीरो होगी।
100 पर भी स्ट्रेस इसकी 0 होगी, 150 पर भी स्ट्रेस इसकी 0 होगी ना, तो ये हमारी जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर स्टेबल कंडीशन बन जाती है और डायमेंशन चेंज हो जाती है। डायमेंशन कैसे चेंज होती है? इस फार्मूले के बेसिस पर। हमें क्या करना है? हमें इस स्टडी को सिर्फ और सिर्फ लीनियर लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं 3D में भी लेके चलूंगा तो लीनियर का ही मैं आपको एडसम बताऊंगा कि ऐड बेसिकली अगर जब इसे आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक में किस तरह से आप ऐड करते हैं लीनियर्स को, ठीक है। तो आप इस चीज को हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। अभी आप फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूंगा कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन, इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि यार जब ये एक्सटेंड हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शन लगनी चाहिए ना, यहाँ पर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट होती है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं ना, यहाँ पे तो हर एक मॉलिक्यूल्स अपना वाइब्रेशन बढ़ा के अपने डायमेंशन को चेंज कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल अपना वाइब्रेशन बढ़ा के अपने डायमेंशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या है? हमारी अजम्पशन कंडीशन में अजम्पशन क्या है? रियल केस में लगे या ना लगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्फ वेट आ जाता है, ठीक है। बट अजम्पशन क्या है? हमारा सेल्फ वेट है नहीं। ये एक डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी बनाओ, देखो फ्री बॉडी में क्या रिएक्शन आएगी? नहीं ना। फ्री बॉडी बनाओगे क्या रिएक्शन आएगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास F की वैल्यू है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो डायमेंशन में चेंज कैसा है? चेंज आया है इनकी वजह से, मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ने लग गए, और जितने ज्यादा मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ेंगे उतना ही आपको डायमेंशन बड़ा दिखेगा, बट वो भी क्या है? उस डायमेंशन पर उसने क्या कर लिया? अपने आप को स्टेबिलिटी अचीव कर ली। जैसे कि ये है तो इसमें क्या मोलिकुलर वाइब्रेशन नहीं हो रहे? एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या इसके अंदर मोलिकुलर वाइब्रेशन नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। इन मोलिकुलर वाइब्रेशन के बाद ही तो आपको ये शेप इतनी दिख रही है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मोलिकुलर वाइब्रेशन ही थर्मल स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करने में, या उसको यहाँ पर जैसे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उन सबके लिए बेसिस होते हैं, ठीक है। अगर आपके मोलिकुलर वाइब्रेशन को आप रोकोगे, कोशिश करोगे कि उसके जो मोलिकुलर वाइब्रेशन उसके डायमेंशन में चेंज करना चाह रहे हैं, आप उस डायमेंशन के चेंज को ही रोक दो, तो क्या होगा? फिर स्ट्रेस डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपने क्या किया? आपने उस कंडीशन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो कंडीशन कहीं ना कहीं थर्मल स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो उस चीज को अभी हम आगे समझते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन को हम क्या बोल देते हैं कि सिग्मा जो प्रोड्यूस होनी है थर्मली वो क्या है? 0 है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको यहाँ पर इसमें फ्री एक्सपेंशन कितना होना था? ये था मेरा फ्री एक्सपेंशन, ये क्या है? डेल फ्री है, डेल फ्री, ये इसे ही बोलूंगा मैं डेल थर्मल। थर्मली ये कितना एक्सपेंड होना था? थर्मली होना था एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, ये मेरा आ जाता है एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर थर्मली, ठीक है। बट आपने क्या किया? आपने यहाँ पर एक और सपोर्ट रख दी लाके, आपने बिल्कुल यहाँ पर एक और सपोर्ट रख दी, बिल्कुल गैप नहीं है, बस आपने क्या किया कि इसे यहाँ से फिक्स कर रखा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर अब इसे जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इसका जो इजीली एक्सपेंशन हो रहा था, आप इसे इजीली एक्सपेंड ना करा के आप क्या कर देते हैं? एक सपोर्ट लाते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसमें स्टार्टिंग केस में स्ट्रेस है क्या? नहीं ना, क्योंकि आप इस पे से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो बस सिर्फ और सिर्फ पकड़े हुए हो आप ऐसे। स्ट्रेस है? नहीं, 0 है, ठीक है। रिएक्शन प्रोड्यूस ही नहीं करे क्योंकि आप फोर्स ही नहीं लगा रहे। बट जैसे जैसे इसमें आपकी डायमेंशन चेंज होने की टेंडेंसी आएगी, वैसे वैसे इस सपोर्ट से रिएक्शन बढ़ेगी या नहीं? वैसे वैसे इस सपोर्ट से रिएक्शन बढ़ेगी, इस लेफ्ट सपोर्ट से रिएक्शन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी है कि इसकी डायमेंशन चेंज हो। जब आप इस पर टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, आप इसे हीट दे रहे होते हो, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि इसकी डायमेंशन चेंज हो, बट आप इसकी डायमेंशन को चेंज नहीं होने दे रहे। इसका मतलब क्या है कि आप एक तरह से इस रेड बॉडी के ऊपर, एक्चुअल में तो रेड बॉडी रेड पर ही रहेगी ना, ये ब्लू तक तो नहीं पहुंचेगी एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो फ्री एक्सपेंशन की स्टडी कर रहे हैं वो तो यहां तक पहुंचना था, बट एक्चुअल में तो यहीं पर रहा, हमने उसे जाने ही नहीं दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना। एक्सटर्नल फोर्स किसकी वजह से आया? फिक्स सपोर्ट की वजह से, या आपने अगर इस पर हाथ रखा हुआ है तो हाथ की वजह से, आप खुद लगा रहे हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या हुआ? ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये आर मेरा क्या है? एक्सटर्नल है, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? किसके ऊपर? इस रेड बॉडी के। ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फिक्स सपोर्ट का जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? अब एक्सटर्नल लग रहा है। बट ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्या वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से लगा? जैसे कि मैं हूं, मैं ये सरफेस फोर्स जो लगा रहा हूं, क्या वो सरफेस फोर्स की तरह एक्सटर्नल लगा? नहीं ना। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? समझिएगा इस चीज को, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ है चेंज इन लेंथ की वजह से।
ये प्रोड्यूस हुआ है चेंज इन लेंथ की वजह से, कि लेंथ में चेंज होना चाह रहा है बट हम लेंथ में चेंज होने नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ सपोर्ट लगा रखा है। तो जो वो सपोर्ट है वो लेंथ में चेंज तभी तो नहीं होने देगा जब वो एकदम ऐसा हो कि वो उसकी लेंथ में चेंज होने का विरोध कर सके। अगर मान लीजिए आप एक स्प्रिंग सपोर्ट ले लो, तो क्या स्प्रिंग सपोर्ट पूरे के पूरे लेंथ को वहीं पर फोकस कर सकता है? नहीं ना। वहां पर क्या होगा कि अगर स्प्रिंग सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं उसमें जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो है, इसका मतलब लेंथ में भी चेंज होगा, ठीक है, और सपोर्ट से कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं स्प्रिंग सपोर्ट रिएक्शन तो देगा ही, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो बेसिकली प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन लेंथ की वजह से। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पी फोर्स कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आर जो है वो पी की तरह, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है कि चेंज इन लेंथ हो रहा है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं तो एनर्जी पहले से ही जा रही है। एनर्जी की टेंडेंसी क्या है, स्टेबल कंडीशन में पहुंचने की, ये चाहेगी कि स्टेबल कंडीशन में पहुंचे। पर क्या हुआ, एक सपोर्ट आ गया। सपोर्ट क्या करेगा कि जितना उसकी स्टेबिलिटी में जाने की टेंडेंसी है, जितना उसके अंदर क्यू ज्यादा है, उस चीज को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, एक्सटर्नली फोर्स लगाएगा, आर लगाएगा। बट ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये फिक्स सपोर्ट खुद ब खुद यहाँ पर एडजस्ट करेगा उसी तरह से। यहाँ पर फिक्स सपोर्ट खुद ब खुद एडजस्ट करेगा उसी तरह से। या फिर आप अपने हाथ के बारे में सोचिए, आपका हाथ एक फिक्स सपोर्ट है, तो आपकी अगर लेंथ, अगर आपने यहाँ पर हीट जो है 20 डिग्री से मान लीजिए आप 80 तक लेके जाते हैं, तो 80 तक लेके जाने में आपको एक पर्टिकुलर फोर्स लगानी पड़ रही है। बट अगर मैं 20 से लेके 150 तक ले जाऊं तो लेंथ क्या होगी, इसकी ज्यादा इंक्रीज होना चाहेगी, बट आपकी तरफ से फोर्स भी क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा ना। इसी तरह से ये जो आर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपका फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी सिग्मा भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जो हमारी थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है थर्मल स्ट्रेस का। तो जो थर्मल स्ट्रेस मेरी प्रोड्यूस होंगी, जो थर्मल स्ट्रेस मेरी प्रोड्यूस होंगी सिग्मा, वो होंगी कैसी, नॉर्मल होंगी। प्लेन की क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, ये चीज समझ में आ रही है। बट इस सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए। इस सिग्मा एन का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी, वो किस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर तो सीधा सीधा फोर्स अपॉन एरिया हो गया, बट ये जो फोर्स है, ये जो पी है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, आर है। और आर क्या है, यहाँ पर आर है बेसिकली जो हमारे पास फिक्स सपोर्ट या सपोर्ट का जो इफेक्ट है, सपोर्ट इफेक्ट जो है वो है हमारा आर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिग्मा थर्मल है, बेसिकली इसे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा थर्मल, और सिग्मा थर्मल मैग्नीट्यूड में तो आर अपॉन ए के बराबर है। बट ये आर कहां से आया, ये जो आर आ रहा है वो किसी ना किसी किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर चेंज पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतना ज्यादा आर का इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिग्मा थर्मल का मैग्नीट्यूड आर अपॉन ए होगा, बट सिग्मा थर्मल की वैल्यू डायरेक्टली आप आर अपॉन ए से नहीं निकालोगे। आप किसकी हेल्प से निकालोगे, यहाँ पर आप किसकी हेल्प से निकालोगे, यहाँ पर अगर पी फोर्स होता, यहाँ पर समझिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल एक्सटर्नल फोर्स में जो हमने अभी तक देखा है कि सिंपल एक्सटर्नल फोर्स में अगर मैं सिग्मा एन की बात करूं तो वो क्या होता है, जो लोड परपेंडिकुलर लग रहा है डिवाइडेड बाई एरिया, ये सिंपल है। बट अगर थर्मल का कॉन्सेप्ट आ गया तो कहीं ना कहीं डेल्टा टी के ऊपर सिग्मा डिपेंड करने वाली है। उसी को हम देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज किया तो यहाँ पर आपने कितनी स्ट्रेन को यहाँ पर इसे कंपनसेट करने की कोशिश की, कितनी स्ट्रेन को, इतनी स्ट्रेन को। ये किसके बराबर है, डेल थर्मल के। इसे मैं बोल रहा हूँ डेल एक्चुअल। मान लीजिए कि इस जो यहाँ तक आपकी स्ट्रेन पहुंच रही है इमेजिनेशन में, उस स्ट्रेन को आप क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रेन को आप पुरानी उतनी ही पोजीशन पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एल पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पर रिएक्शन लगाई हुई है, आपने जो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट की हेल्प से जो फोर्स लगाई हुई है, वो कितनी स्ट्रेन को कंपनसेट कर रही है, जो कि इमेजिनरी इतनी होनी थी, ठीक है, इतनी होनी थी, उसे वो यहीं तक रोक रही है। इसका मतलब जितना यहाँ आर अपॉन ए की हेल्प से, आर की हेल्प से जितना यहाँ पर स्ट्रेन रुक रहा है, तो उसको अगर हम देखते हैं, ये मेरा हो गया कंप्लीटली, इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड केस। तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन में क्या हो जाएगा, जितना मेरा डेल एक्चुअल होना था उतना ही मेरा डेल थर्मल होगा। तो डेल एक्चुअल कहां से निकलेगा, डेल एक्चुअल आएगा आर एल अपॉन ए ई, याद है ना, आर एल अपॉन ए, डेल एक्चुअल मतलब जितना फोर्स लग रहा है, और इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू ई, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एल अल्फा, सॉरी एल यहाँ पर स्मॉल ले लीजिए, एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से क्या हुआ, एल से एल कैंसिल, आर अपॉन ए को मैंने क्या बोला, सिग्मा थर्मल, आर अपॉन ए को क्या बोला, सिग्मा थर्मल क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी।
तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है इस बॉडी में वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेल्टा टी के। जो यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो सिग्मा थर्मल प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी के। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ईएससी में मिलते हैं, वेरियस पीएसयूज में मिलते हैं, गेट पर इसका एप्लीकेशन आता है जो कि मैंने यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ई अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा भी कुछ है थर्मल कोफिशिएंट इसका, ई भी कुछ होगा, और डेल्टा टी मतलब कितना आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही सिग्मा थर्मल भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता रहेगा, क्योंकि आप इस चीज को यहीं पर कन्फाइन कर रहे हो, आप इसको फ्रीली एक्सपेंड नहीं होने दे रहे। तो इस वजह से यहाँ पर सिग्मा थर्मल आना है, जबकि फ्री एक्सपेंशन में सिग्मा थर्मल क्या होता है, 0। तो ये हमने कुछ समझा बेसिक थर्मल स्ट्रेसेस का। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हुआ थर्मल स्ट्रेसेस का। अब हम समझते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो आपने कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो अब कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन और फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड चीजों को ही डील करते हुए हमें इसका फाइनली आउटकम निकालना है, हमें इसका फाइनली एफ निकालना है। एफ जो हमने यहाँ पर क्या माना हुआ था अपने डेरिवेशन में, आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें बेसिकली यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा हम लेके किसके सेंस में चलेंगे, सिग्मा के सेंस में, ठीक है। तो अब एक चीज सिंपल से समझिएगा इस क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि इस पर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड हमने चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया। तो टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, मैं 2 फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा कि ये हर तरफ से यहाँ पर, ये हर तरफ से ऐसे फिक्स है, इसकी डायमेंशन हमने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हर तरफ से मैंने डायमेंशन इसकी फिक्स कर रखी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब 3D में सोचना है आपको कि हर तरफ से इसकी डायमेंशन फिक्स है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला सरफेस जो बैक साइड में दिख रहा होगा, ये फेस भी मैंने क्या कर रखा होगा, फिक्स कर रखा होगा। ये फेस भी मैंने नीचे से फिक्स कर रखा होगा, ये फेस भी मैंने इस साइड से फिक्स कर रखा होगा। इसका मतलब 6 की 6 डायरेक्शन से मैंने इस बॉडी को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, सपोर्ट्स दे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर ये एक बॉडी है तो इस बॉडी को आपने यहां से भी सपोर्ट दे रखा है, यहां से भी दे रखा है, इधर से भी दे रखा है, इधर से भी दे रखा है, इधर से भी दे रखा है, और बैक साइड से भी। तो 6 की 6 डायरेक्शन से आपने सपोर्ट दे रखे हैं, ये मैंने ऐसे दिखाया आपको, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से सपोर्ट आप सोचिए अपने माइंड में। तो यहाँ पर जैसे सपोर्ट दिए हुए हैं, तो अब बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगी ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन क्या होगी बेसिकली, थर्मल स्ट्रेन क्या होगी बेसिकली। तो आपको पहले एक चीज पता होना चाहिए, डेल्टा एल, अभी जो हमने बात की थी एल अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से अगर डेल्टा एल अपॉन एल कर लूं, ओरिजिनल लेंथ कर लूं, तो अल्फा डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल को मैं एप्सिलॉन थर्मल लिख सकता हूं, अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेन होती है वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, अल्फा डेल्टा टी पर डिपेंड करती है। मतलब टेम्परेचर जितना आप वेरी करोगे स्ट्रेन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब एक बात सोचिए, अगर इस पर फिक्स सपोर्ट ना होता तो क्या होता। दोनों चीजों को अपने माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। अगर इस पर फिक्स ये सपोर्ट्स ना होते तो क्या होता। जब आप इस पर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आप इसे हीटअप कर रहे हो, तो यहाँ पर जो डायमेंशंस है वो क्या करना चाहेंगी, एक्सपेंड करना चाहेंगी, तीनों डायरेक्शंस में एक्सपेंड करना चाहेंगी। दिख रहा है ये चीज कैसी हो जाएगी, ये चीज ऐसी हो जाएगी। जब इसे आप हीटअप करते रहोगे तो जो हमारे पास डायमेंशंस है वो क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, हर डायरेक्शन में ऐड होंगी, ठीक है। तो अब जरा इस चीज को समझिएगा अच्छे से कि जब ये चीज एक्सपेंड होना चाह रही है, हो क्या रहा होगा, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड वाला केस याद कीजिएगा कि हो क्या रहा होगा कि जब ये इसकी बात करें एक ब्लॉक की, तो ये एक्सपेंड होना चाह रहा है हर डायरेक्शन में, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी एक्सपेंड होना चाह रहा है। बट आपने क्या किया हुआ है, इसे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो आप एक काम करो, एक्स डायरेक्शन की स्टडी करो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो जो एक्स डायरेक्शन की स्टडी होगी वही वाई डायरेक्शन की होगी और वही जेड डायरेक्शन की हो जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, क्यूबिकल है, कोई इसमें इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिएगा, एक्स डायरेक्शन के बारे में सोचिए। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में ये एक्सपेंड होना चाह रही थी, एक बात बताइए, जब ये थर्मली एक्सपेंड हो रही है, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जब ये थर्मली एक्सपेंड होगी तो एक्स वाई जेड इलोंगेशंस है ना, एक्स वाई जेड इलोंगेशंस इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे,
इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे? इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कि हमने अगर वॉल्यूमेट्रिक की बात की तो आपको याद होगा, मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था इस तरह का कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपको क्या लेना होता था, एप्सिलॉन एक्स। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी पर अगर आप कहें कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, उसकी वजह से सिग्मा प्रोड्यूस हो रही है एक्स, इसमें सिग्मा वाई, इसमें सिग्मा जेड, तो आप कैसे लेते थे एक्स में? इसे हम बोलते थे एप्सिलॉन एक्स नेट। एप्सिलॉन एक्स नेट वो क्या होता था, सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, माइनस में, क्योंकि सिग्मा वाई क्या कर रहा है, उसको एक्स डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहा है, तो माइनस में म्यू इनटू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये मैंने आपको प्रीवियसली क्वेश्चन में करवाया हुआ है, आप उस चीज को अच्छे से समझिए, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ भी है ये, ठीक है। माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। ये हमने बात देखी थी जब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते थे, जब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते थे। बट अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने की, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाते हुए, मैंने आपसे ये बोला, क्या टेम्परेचर बढ़ाते हुए, जब मैंने स्पेस में बोला आपसे कि आप एक इमेजिन करो, एक बॉडी है जो कि स्पेस में रखी हुई है, जो कि स्पेस में रखी हुई है, तो आपसे जब मैंने बोला कि हाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो आपने इस डायरेक्शन में भी टेम्परेचर को बढ़ाते हुए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ा दिए, आपने इस डायरेक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाते हुए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ा दिए। तो क्या जो वाई डायरेक्शन है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है? नहीं, क्योंकि जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा, वो किन की वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डायरेक्शन पर डिपेंड थोड़ी कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या ऐसे ही डिपेंड थोड़ी कर रहे हैं कि यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, वो ऐसे भी करेंगे, ठीक है, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स हम ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब डायमेंशन चेंज हो रही है, डायमेंशन एक्सपेंड हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसके बेसिस पर हो रही है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट है ना, हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड इलोंगेशंस जो होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, ना कि डिपेंडेंट। अगर वो थर्मली एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कैसा, फ्रीली हो रहा है, फ्रीली हो रहा है, तो यहाँ पर चाहे वो एक्स डायरेक्शन का इलोंगेशन लेंगे तो क्या होगा एक्स डायरेक्शन का, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इंडिपेंडेंट। चेंज इन लेंथ मतलब एक्स डायरेक्शन, मतलब इसे अगर मैं बोल दूं डेल्टा एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी। वाई डायरेक्शन का इलोंगेशन देखो तो उसमें एक्स डायरेक्शन वाले का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वाई डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट है, उसे मैं बोल डेल्टा वी डेल्टा वाई या डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अल्फा डेल्टा टी, बी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा जेड डायरेक्शन के इलोंगेशन की, तो वो डेल्टा मान लीजिए डेल्टा एच इक्वल टू यहाँ पर सॉरी टी मान लीजिए इसे, टी इक्वल टू टी अल्फा डेल्टा टी, है ना, इक्वल टू टी अल्फा डेल्टा टी। बट यहाँ पर जो स्ट्रेन होती है, थर्मल स्ट्रेन, वो कांस्टेंट होती है हर एक डायरेक्शन के लिए। कैसे, अगर मैं थर्मल स्ट्रेन की बात करूंगा तो एप्सिलॉन एक्स क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी, एप्सिलॉन वाई क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी, एप्सिलॉन जेड क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। जबकि इलोंगेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, अब की ओरिजिनल लेंथ उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एल है, इस डायरेक्शन में बी है, इस डायरेक्शन में टी है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। जबकि स्ट्रेन हर एक डायरेक्शन की सेम रहेगी, स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से रहेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्ट्रेन हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। स्ट्रेन और इलोंगेशन में डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि यहां पर जब मैंने बात की कि ये जो एक्सपेंशन है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंपल एक्स डायरेक्शन की, तो एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है। एक्सपेंशन की बात करूं तो डेल्टा एल एक्स डायरेक्शन में कितना है, डेल्टा एल एक्स डायरेक्शन में है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये मेरा हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो था मेरा फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कितना है, डेल्टा बी इक्वल टू, यहां पर भी एल सेम है, यहां पर भी एल सेम है हर तरफ से, क्योंकि क्यूबिकल है तो हमने क्या माना हुआ है, इसे एल मान लीजिए कैपिटल, तो यहां पर डेल्टा बी क्या हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी, और यहां पर जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में डेल्टा टी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चाहे आप टी लिखिए, बी लिखिए, एल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर टी बी एल की वैल्यू क्या है, सेम है, इस वजह से यहाँ पर मैंने एल अल्फा डेल्टा टी लिखा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक्स डायरेक्शन में क्योंकि जो चीज एक्स डायरेक्शन के लिए वैलिड है वही वाई के लिए भी, वही जेड के लिए भी। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना कॉन्ट्रैक्शन किया, एक्स डायरेक्शन में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बताइए मुझे। अगर यहाँ सपोर्ट लगी हुई है, पहले से ही याद कीजिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर हर एक डायरेक्शन सपोर्ट लगी हुई है, ये इसे एक्सटेंड करने ही नहीं दे रही, तो एक्स डायरेक्शन में जो
फाइनल जो हमारे पास जितने भी हम सपोर्ट की वजह से फोर्सेस लगा रहे हैं, आप सोचो जरा, एक तो था फ्रीली एक्सपेंशन और एक है सपोर्ट की वजह से उस एक्सपेंशन का विरोध। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन होना चाह रहा था उसे सपोर्ट्स क्या कर रही हैं, उसे रोक रही हैं। तो आपके पास फाइनल एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन कितना है, फाइनल एक्स डायरेक्शन में अगर मैं कहूं फाइनल एक्स डायरेक्शन में फाइनल इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, फाइनल इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0। होना तो था एल अल्फा डेल्टा टी एक्स डायरेक्शन में, बट फाइनल कितना है, 0, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट्स है वो भाग नहीं रही कहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो सपोर्ट के हिसाब से उतने पर ही है। मतलब कुछ ना कुछ क्या किया सपोर्ट ने, उतना ही जितना उसमें एक्सपेंशन आना था उसी के वैल्यू के बराबर हमने क्या किया है, उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। उसी वैल्यू के बराबर हमने क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो फाइनल इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 तब होगा जब हमारे पास एल अल्फा डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास यहाँ पर इतना आया था, एल अल्फा डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड, वो बराबर हो किसके, जब आप एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेसिव लगा रहे हो। जब आप एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेसिव लगा रहे हो मतलब इधर से भी सिग्मा एक्स, इधर से सिग्मा वाई, इधर से सिग्मा जेड लगा रहे हो, तब जब हर तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो टोटल जो इस वाले डायरेक्शन में जो कंप्रेशन हुआ, वो किसके बराबर होना चाहिए, एल अल्फा डेल्टा टी के, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जितना थर्मल एक्सपेंशन होगा उसके बराबर ही एक्स डायरेक्शन में टोटल इन तीनों की वजह से क्या होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए। इन तीनों की वजह से जो ये वाला डेल्टा आएगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। इन तीनों की वजह से क्यों, इस क्वेश्चन को समझो, इन तीनों की वजह से क्यों, क्योंकि सपोर्ट्स क्या है, सपोर्ट लगा रही है एक एक्सटर्नल फोर्स, सपोर्ट एज ए एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है, जो आर की बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट्स क्या करेंगी, अपना इफेक्ट रखेंगी जो कि म्यू पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब जरा सोचिएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसकी वजह से, सपोर्ट्स की वजह से तो क्या होगा यहाँ पर, इन एक्स डायरेक्शन कंप्रेसिव है, समझिएगा इस चीज को, कंप्रेसिव है। तो सिग्मा एक्स क्या हुआ, कंप्रेसिव को अगर मैंने माना कि कंप्रेसिव की बात कर रहा हूं, यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा की बात हो रही है, तो कंप्रेसिव मतलब माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन हुआ सिग्मा एक्स की वजह से। बट ये जो सिग्मा वाई है वो क्या कर रहा होगा, सिग्मा वाई अगर इधर की तरफ कंप्रेसिव है तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, टेंसाइल। एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो, टेंसाइल इन द सेंस एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन। कितना इलोंगेशन, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। कितना इलोंगेशन, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ऐसे ही जेड की वजह से सिग्मा z अपॉन ई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे पास जो सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये हो गया डायरेक्शन सेंस। तो अगर मैं डायरेक्शन सेंस की बात करूंगा तो डायरेक्शन सेंस में मुझे यहां पर अगर डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि डेल टोटल इक्वल टू 0। डेल टोटल में क्या क्या इफेक्ट आया, एक तो आया एक्सटर्नल का इफेक्ट, और एक क्या आया, एक्सटर्नल का इफेक्ट, और एक क्या है, एक आया थर्मल का इफेक्ट। और थर्मल का इफेक्ट क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी, ये किसका है, थर्मल का इफेक्ट। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन लिए हुए हैं। साइन कन्वेंशन क्या है कि जो इलोंगेशन है वो प्लस, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो माइनस। ठीक है, बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो अब जरा यहां पर देखिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसे रफ कर रहा हूं, देखिएगा आप जरा कि यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो चीज है इसे उधर लेके जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू प्लस में सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस में म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस में म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, बात क्लियर है। देखिए पहली चीज, यहां पर एल अल्फा डेल्टा टी नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, स्ट्रेन्स। यहां पर क्या ले रहे हैं, स्ट्रेन। अगर मुझे स्ट्रेन नहीं लेनी है, ये सिग्मा एक्स अपॉन ई क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन से आप स्ट्रेन नहीं निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल अल्फा, एल इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई इंटू एल, यहाँ पर म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू एल। एल यहाँ पर मैं कैपिटल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर ये एल अल्फा डेल्टा टी, एल एल और एल। ठीक है, तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है, सेम है, सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, ये हो गया एक डायरेक्शन में। तो क्या है हमारे पास आंसर आया, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 - 2 म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई।
1 माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा थर्मल इक्वल टू क्या हो रही है, सिग्मा थर्मल इक्वल टू क्या हो रही है, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। यहां तक ये क्लियर है, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। अब यहां से देखिएगा ये हमने क्लियर किया। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं फाइनली कि ये सिग्मा थर्मल है। सिग्मा थर्मल को आप क्या बोलते हैं, आर अपॉन ए, जितना फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन अपॉन ए। तो यहां पर रिएक्शन क्या है, सिग्मा थर्मल इक्वल टू आर अपॉन ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू सिग्मा थर्मल इंटू ए क्या हो जाएगा, हर एक डायरेक्शन की जो लेंथ है वो एल है, इसका मतलब सिग्मा थर्मल इंटू एल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इस फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके लिए, ईएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सिग्मा थर्मल कितनी होगी अगर यहाँ पर तीनों डायरेक्शंस को हम रोक दें। ठीक है, तो कितनी होगी, अब हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। गेट में आपसे वो पूछ सकते हैं फोर्स, या पूछ सकते हैं वो इसमें स्ट्रेस, ठीक है, या फिर पीएसयूज में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर गेट में आपको वैल्यू देके आपसे वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा थर्मल की। ई अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू दे दी और आपको यहाँ पर सिग्मा थर्मल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे दी, अल्फा की वैल्यू दे दी, डेल्टा टी की वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू दे दी, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको फाइनली आपके माइंड में होनी चाहिए, और वो किसी भी तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन रखा कि सिग्मा मान लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या होता, ये सिग्मा होता, ये मान लीजिए 2 सिग्मा होता, और ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में होता 4 सिग्मा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको वो किसी भी तरह से क्वेश्चन ले सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, उसका सेंस को समझना होगा। अगर उसमें क्वेश्चन में बात आएगी कि ये सारी चीजें चेंज है, तो आप उसमें डायरेक्टली ये चीजें नहीं लगा सकते। उसमें डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि एक्स डायरेक्शन में, आप एक्स डायरेक्शन को फील करेंगे तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन आएगी, आप वाई डायरेक्शन को फील करेंगे तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन आनी है, आपको जेड डायरेक्शन फील करना है तो जेड डायरेक्शन की इक्वेशन आएगी, और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को अलग रूप देने की कोशिश की। तो आपको बेसिक फंडा जो है वो यहां से क्लियर हो रहा है, जो बेसिक फंडा है वो आपका यहां से क्लियर हो रहा है। मुझे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग, इसी के रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप थर्मल स्ट्रेसेस का अच्छे से समझ गए होंगे कि थर्मल स्ट्रेसेस में एक केस होता है फ्री एक्सपेंशन, एक होता है आपका कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, एक होता है पार्शियल। तो पार्शियल के ऊपर मैं एक सेपरेट क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि पार्शियल क्वेश्चन जनरली आपको गेट में देखने को मिलता है। गेट में क्या होता है, गेट में आपको एक तरह से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली आपको मिलते हैं, जो कि थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उसके बाद जब वो कॉन्सेप्ट आप उसमें लगाएंगे ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन इजी है। जबकि अगर वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो कभी भी आप एप्लीकेशन बेस्ड जब भी क्वेश्चन करोगे गेट में, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो यहां से आपने ये क्लियरली समझ लिया कि बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं और वो किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आप और क्वेश्चन लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी, आप पूछिएगा। ठीक है, साथ में ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहिए, कोई भी दिक्कत हो पूछते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने आप ज्यादा करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, उतने ही आपके गेट में और अदर पीएससीज में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इन वीडियोस का, कोई फायदा नहीं है आपकी मेहनत का, फिर उसे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। ठीक है, मेरे वर्ड्स पर जाइएगा, ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल आपको हमेशा याद रहेंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट का डेट होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते, थोड़े से क्वेश्चन और लगा लेते, तो शायद हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते। ठीक है, तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि समझ जाओ, रिग्रेट करने से अच्छा है समझ जाओ, काम करो, मेहनत करो, ये क्वेश्चंस लगाओ, इनके साथ जो पैरेलली और क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के उन्हें लगाने की कोशिश करो। कोई दिक्कत आती है पूछो। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर। कोई भी दिक्कत आती है पूछिए। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड दिक्कत आती है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आप उन्हें लगाइए, और जितने भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड हैं आप उनकी क्वेरीज को मेरे से पूछिए। ठीक है, कीप वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।